न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज के इस प्रोग्राम में डाइस पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे दिल्ली सदर जनाब कलीमुल हफीज साहब, जनाब वारिस पठान साहब, हमारे पार्टी के मुरादाबाद के ज़िला सदर जनाब मोहित फरगानी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र आवेदक प्रत्याशी जनाब कारी व हाफिज वारिस साहब, जनाब ज़कीर आइनी साहब, जनाब वकील रशीदी साहब, सिटी प्रेसिडेंट मुरादाबाद जनाब एहतशाम मंसूरी साहब, जनाब शमीम तुर्क साहब, जनाब इमरान बॉबी साहब, जनाब डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई DS बिंद्रा साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, जनाब मुनाफ अली साहब, मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब, जनाब शोएब तुर्क साहब, जनाब सैयद असलम साहब, जनाब कारी गुलाम नबी साहब, मौलाना आलिम साहब, मौलाना अरशद साहब, कारी यूसुफ साहब, जनाब हाजी शहाबुद्दीन साहब, मौलाना हसन साहब, जनाब रईस मलिक साहब ज़िला पंचायत सदस्य मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब डॉक्टर छुट्टन खान साहब डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे दरमियान में हैदराबाद से तशरीफ़ लाए पार्टी के एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा गयूर अवाम। दोस्तों बुजुर्गों, 2022 का इलेक्शन आपके सामने, तमाम पार्टियां मैदान में हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या वजह है कि मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से चल करके आपके दरमियान में उत्तर प्रदेश के एक एक गली कूचे ज़िले विधानसभा की खाक छानी मार रही। मेरे कायद कि वो कौन सी तकलीफ है जिन्होंने इन्हें मजबूर किया दारुस्सलाम से बाहर निकलने के लिए। आज लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी भी हमको बीजेपी की बी टीम कहती है। समाजवादी पार्टी के हमारे जो मुस्लिम भाई जो वहाँ पर चपरासी का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें बदनाम करने वाले वही लोग हैं। हमारा कोई हिंदू भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मेरे कायद को बीजेपी की बी टीम नहीं कहता, बल्कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ताल्लुक हमारे समाज से होता तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भगवान बना करके पूजते। ये काबिलियत है तुम्हारे लीडर में, लेकिन अफसोस होता है मुझे तुम्हारे समाज पर कि तुम्हारे समाज के ही लोग बदनाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिर क्यों हमें उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगा हुआ, मेरा ताल्लुक पूर्वांचल की सरजमीन से है। 2008 में एक मामला आजमगढ़ के अंदर हुआ, आजमगढ़ जिले को बदनाम किया गया, आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा, मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया। हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट डालते थे, बहुजन समाज पार्टी को वोट डालते थे, कांग्रेस पार्टी को वोट डालते थे, लेकिन जब हमें आतंकवादी कहा गया, आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया, खुदा की कसम हमारे सरों पर कोई हाथ रखने नहीं आया, बल्कि किसी ने आकर के ये भी नहीं कहा कि वो अल्लामा शिबली की सरजमीन है, वो आतंकवादियों की सरजमीन नहीं, किसी ने नहीं कहा। जब हम मजबूर हो गए तब खुद हमने ये फैसला किया कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना। जब हमने सर्च किया तो हमें एक आदमी दिखाई दिया जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के आजमगढ़ के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहे। हमने सर्च किया वो आदमी है कौन, तो हमने सिर्फ नाम सुना था ओवैसी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमने ढूंढना शुरू किया
तो हमने देखा वही शख्स मुजफ्फरनगर में कैंपों में जाकर के मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम नहीं आई थी। जब हमने देखा कि एक हैदराबाद का शेर जिसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं जानता, जिसे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी वोट नहीं डाला, जो हैदराबाद के मुसलमानों के इत्तेहाद की ताकत पर जीत करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं करते। हाजी रिजवान साहब कुंदरकी के एमएलए हैं, वो कुंदरकी की भी बात नहीं करते होंगे, बल्कि उन्होंने तो इल्जाम लगाया कि डॉक्टर कल्लू साहब ने जो जमीन दिया है वो 2.5 लाख रुपया देकर के दिया। एमएलए साहब, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं और हमको कोई फंड नहीं करता, ना हमारा कोई बजट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बजट उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पॉकेट है, वही पॉकेट खर्च करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चलाता। हम 2.5 लाख रुपया नहीं दिए, हमारे पास है नहीं, देंगे कहां? आपके पास 2.5 करोड़ है, आप टिकट जाकर के पैसे देकर के लाते हो, हमारे यहां नहीं चलता ये। बहरकैफ मेरे दोस्तों, जब हम लोगों ने देखा कि जिसे हमने वोट नहीं किया आज तक, आज वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, फिर हमने ये फैसला किया कि हम सफर करेंगे और हम इस क़यादत को तलाशेंगे। 1400 किलोमीटर में हमने कभी अपनी जिंदगी में हैदराबाद नहीं देखा था। हमने हैदराबाद का सफर तय किया, दारुस्सलाम को ढूंढते हुए हम दारुस्सलाम गए। ना मैं अपने कायद को जानता था, ना मेरे कायद मुझे जानते थे। हम दारुस्सलाम गए और वहां पर ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई रोकने वाला, यूं हमारे कायद बैठे थे। हम गए, हमने कहा हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन्होंने कहा मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का मुसलमान उम्मीद भरी निगाहों से दारुस्सलाम की तरफ देख रहा है। मैं आपसे 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करने आया। जब मैंने कहा मैं इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करने आया, तब मेरे कायद ने कहा ठीक है, अब बैठिए, अब बात करेंगे। तब हम बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप तंजीमी काम करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन हम 2014 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 65 सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत करके आई। मुसलमानों ने वोट डाला। मुसलमानों ने कभी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं डाला। बहुजन समाज समाजवादी कांग्रेस को छोड़ करके कभी बीजेपी को वोट हमने नहीं डाला। लेकिन इल्जाम हमेशा किस पर लगा? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे कायद की शक्ल, मेरे कायद शक्लन और अमलन भी मुसलमान है। हम लोग तो शक्लन है लेकिन अमल नहीं है। लेकिन मेरे कायद पर इल्जाम लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये इल्जाम सिर्फ एक बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब पर नहीं है, ये इल्जाम हिंदुस्तान में बसने वाले 14 करोड़ मुसलमानों पर है कि हम बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी छोड़ करके समाजवादी में जाते हैं। गंगा जल का छिड़काव होता है, गौमूत्र का छिड़काव होता है, नहीं मालूम कौन सी वॉशिंग मशीन है उसमें डाल देते हैं। सुनील सिंह जिसने कहा था मुस्लिम औरतों को कब्रिस्तान से निकाल करके उनके साथ बलात्कार करो, वो सुनील सिंह समाजवादी पार्टी में चला गया तो वो सेकुलर हो गया। और आज कोई खामोश है, किसी की जबान नहीं है जो बोले कि सुनील सिंह को क्यों लिया गया। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था 2014 का इलेक्शन हम नहीं लड़े, 2017 का इलेक्शन हम लड़े 36 सीट पर। चलिए 36 सीट हमने हरा दिया ना, 36 हमने हरा दिया। यहां पर लड़े थे कि नहीं लड़े थे? 7000 वोट मिला, बीजेपी जीती। कौन जीता? संबल लड़े थे, कौन जीता?
लेकिन इल्जाम हम पर, हमने बीजेपी को, ठीक है हम 36 लड़े थे ना, तो 367 सीट पे तुम बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाए? क्यों नहीं हरा पाए? सपा कांग्रेस का अलायंस था, यूपी को ये 7 पसंद है, नाच गाना शुरू था, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 222 से 2017 में 47 सीटों पर आ गई, बीएसपी 80 से 19 सीटों पर, समाजवादी को 22% वोट 2017 में, बीएसपी को 23% वोट और कांग्रेस को 6% वोट मिला। और 2019 का इलेक्शन हम नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 3 सीट लड़े, एक मेरे कायद हैदराबाद से 2,14,000 वोटों से कामयाब होकर के आए, बीजेपी को हरा करके 17 पार्टियां मिलकर के मुकाबला करती हैं, लेकिन हैदराबाद के मुसलमानों का इत्तेहाद उन 17 पार्टियों को तख्त पे लिटा देता है और मेरे कायद को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजता है। हम कहां लड़े? औरंगाबाद। 22 साल से शिवसेना बीजेपी के एमपी को ना ही कांग्रेस, ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना ही समाजवादी हरा पाई। किसने हराया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया और वहां पर इम्तियाज जलील साहब कामयाब हुए। तीसरी सीट हम लड़े बिहार के अंदर, अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख से ज्यादा वोट पाए, लेकिन वहां पर भी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीत करके आई। इल्जाम हम पर। उत्तर प्रदेश में 1 सीट नहीं लड़े, मेरे कायद ने उत्तर प्रदेश में आकर के कहा था कि मुसलमानों मुत्तहिदा तौर पर गठबंधन को वोट डालना। हमसे कहा था, हमने तमाम अपने लोगों से कहा, हम लोगों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला। आप बताइए क्या हुआ? 2019 के इलेक्शन में समाजवादी 5 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी दोनों का अलायंस था, इससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 60 सीट अगर जीत करके आ रही है बीजेपी, कौन है जिम्मेदार? और समाजवादी का वोट 2019 में 22% से घट करके वो 17% हुआ, बीएसपी का 23% से कम करके 18% हुआ और बीजेपी का जो 40% था 2017 में, वो 2019 में बढ़कर के 50% हुआ। किसका वोट गया? ये इल्जाम है हम पर। लेकिन सुन लो मुसलमानों, रिजवान को जिता करके अगर आप ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी आवाज बनेगा, ये तुम्हारी आवाज नहीं बनेगा, ये अपनी पार्टी के उन मिलावटखोरों की आवाज बनेगा जो समाजवादी का यादव आधा लीटर में आधा लीटर पानी मिलाता है, ये उसकी आवाज बनेगा। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए समाजवादी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 मर्तबा हुकूमत बनाने का मौका दिया। लेकिन सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा। कौन है जिम्मेदार? जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है जिसमें हमारे कायद सबसे काबिल हैं, उस पार्लियामेंट में 540 एमपी बैठता है, उसमें 131 एमपी दलित समाज का होता। कितना? 131 एमपी। बावजूद उसके दलितों को इसी देश के अंदर उनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, उनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। वो शिकायत अगर आकर के करता प्रधान या मुखिया से, जूते मारे जाते और कहा जाता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू दलित है, तेरा काम यही है। दलितों की जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि सुबह उठ करके वो अपने घर की नहीं दूसरे के घरों की गंदगी को साफ करता था। जब काशीराम 131 एमपी था, बावजूद उसके ये आजाद भारत में दलितों के साथ अन्याय हुआ,
आपके साथ क्या इंसाफ होगा? 131 एमपी के बाद काशीराम निकले पंजाब की सरजमीन से, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, अरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे हुकूक दिए जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के रेप रुके, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो रही नाइंसाफी का खात्मा हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो इत्तेहाद का रास्ता है, वो इत्तेहाद का रास्ता है। जब तक तुम जमहूरियत में अपना सियासी परचम नहीं बनाओगे, अपना डंडा नहीं बनाओगे, अपना झंडा नहीं बनाओगे, अपना लीडर नहीं बनाओगे, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत यानी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम इंसाफ के कोई भी दरवाजे अपने लिए नहीं खोल सकते। तब जाकर के दलित इकट्ठा हुआ, लोग हंसी मजाक उड़ाए। लोगों ने कहा कि दलित समाज गोबर से दाना चून करके खाने वाली कौम अब सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रही, जैसे आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा। ऐसे ही लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 11% जाटों ने मुत्तहिद होकर के दिखा दिया, अपनी कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया। आज हिम्मत है, दलित बस्तियों में अच्छे स्कूल है, दलितों के रहने के लिए अच्छे मकान है। दलित का बेटा एसएसपी नहीं बना, दलित का बेटा डीएम नहीं बना, दलित का बेटा तहसीलदार एसडीएम पटवारी नहीं बना, दलित का बेटा कानून गो नहीं बना। मुसलमानों, तुम्हारा बेटा क्या बना? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में गया। यही ना 107 116 की नोटिस आती है, खाकी वर्दी वाले मोटरसाइकिल लेकर के हमारे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, और जो हमको कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाए, उन कुत्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? समझो इस बात को, जिस समाज का अपना सियासी बल नहीं है, वो समाज सियासी यतीमी की जिंदगी गुजारती है। ट्रिपल तलाक पे मुदाखलत, किसके शरीयत में मुदाखलत? आपके। कानून लाया गया, एनआरसी आपकी, लिंचिंग आपकी, गोश्त के नाम पर आपको मारा जाता है, लेकिन सब खामोश रहते हैं, कोई नहीं बोलता। कौन बोलता है? कौन बोलता है? बताओ आप मुझे। तो जब हमारी आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो उन मिलावट खोरों को हम क्यों वोट डालेंगे? अरे मिलावट खोर इंसाफ नहीं कर सकता। एक आखिरी बात कह करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा कि हमारे यहां जब दामाद आता है तो उसको हम बड़ी इज्जत करते हैं ना। अगर सास के पास पैसे नहीं होते, पड़ोसी से उधार मांग करके, लेकिन गोश्त भेजा कीमा जरूर बनता है ना, इज्जत होती। दूसरे या तीसरे दिन जब दामाद वापस जाता है तो उसकी पॉकेट में 1500 रुपए भी ससुर और सास डालते हैं और कहते हैं बेटा अगर कोई तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना, फिर दोबारा आना। वो चला जाता है, लेकिन जब उस घर का बंटवारा होता है ना, नाकारी औलाद को हिस्सा मिलता है, उस दामाद को हिस्सा नहीं मिलता। सपा बसपा कांग्रेस ने हमें दामाद की तरह इज्जत तो दिया, हिस्सेदारी देने की बात आई तो अपनी नाकारी औलाद को हिस्सा दिया। अगर आप हिस्सा चाहते हैं तो ताली बजाने से सिर्फ हिस्सा नहीं मिलेगा, उंगली दबाने से हिस्सा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा।